Another video. My name is Ambir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स, स्टडी चल रही है ना? पढ़ रहे हो ना भाई अच्छे से? आई थिंक पढ़ रहे होगे। और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लिया करो। और कुछ लोग पूछते भी हैं, जिसको जो भी प्रॉब्लम्स रह जाती हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लिया करिए। और आज हम देखने जा रहे हैं अपना लास्ट टॉपिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का, जिसका नाम है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। ठीक है, इसको देखने से पहले जो लोग चैनल में पहली बार आए हो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर वो स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं कमर्शियल स्टडी आईसीएसई क्लास 10 का, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वो स्टार्टिंग से पूरा टर्म 2 का जितना सिलेबस है वो आपको इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो पहली बार आए होंगे, और बेल आइकन भी दबा दिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आईसीएसई क्लास 10 का सिलेबस यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको भी, उनकी भी जो है इतनी हेल्प हो जाएगी और वो भी अच्छे से पढ़ सकेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा था कि जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो कहां से लेती थी? शेयर इशू करती थी, डिवेंचर इशू करती थी, वो सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है, अब और क्या तरीके हैं पैसा लेने के? लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। क्या है? लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आप लोग पता है जो पब्लिक का बैंक होता है, वो कौन सा बैंक होता है? कमर्शियल बैंक होता है। इसके बारे में मैंने इकोनॉमिक्स जो पढ़ा रहा हूं उसमें मैंने डीप में बताया हुआ है, आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स क्लास 10 का भी पढ़ाया जा रहा है, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक से हम लोग क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं और पैसे को अपनी क्या कर सकते हैं? इकट्ठा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है इसमें? टर्म लोन, सेकेंड है कैश क्रेडिट, थर्ड है ओवरड्राफ्ट और फोर्थ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके बारे में मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया हुआ है सारी चीजें चारों की चारों, बट कॉमर्स में भी था तो मैंने सोचा क्यों ना फिर भाई इसको जब बना ही रहे तो अलग से ही बता देते हैं। ठीक है सॉरी। तो फर्स्ट है टर्म लोन। टर्म लोन का मतलब होता है जो हमारे मीडियम टर्म के लिए लोन चाहिए होता है, वो क्या होता है? टर्म लोन होता है, जिसमें आप क्या करते हो? पैसा आपने लिया तो वो मीडियम टर्म के लिए रहता है। उसके अलावा इससे आप क्या करते हो? जो भी पैसा आपको मिल रहा है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? उसको इंस्टॉलमेंट में पे करते हो। किसमें करते हो? इंस्टॉलमेंट में पे करते हो। इंस्टॉलमेंट समझते हो? मतलब जितने भी आपने इंस्टॉलमेंट बना ली 1000 रुपए, जैसे आपने मान लो 5 लाख रुपीज का लोन लिया। कितने का? 5 लाख रुपीज का लोन लिया, तो आपने इंस्टॉलमेंट बना ली कि आप 5000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से पैसा दोगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म लोन बोलते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि आप जितना भी पैसा लोगे, 5 लाख रुपए आपने लिया, तो आप मान लो पैसा कहां आता है? अकाउंट में आता है। पैसा कहां आता है? अकाउंट में आता है। आप 1 लाख रुपए निकालो, 2 लाख रुपए निकालो, बट जो इंटरेस्ट देना होगा वो आपको पूरा 5 लाख रुपए देना होगा। ठीक है, इस चीज को जब मैं कैश क्रेडिट बताऊंगा भी तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। तो 5 लाख पे आपको क्या करना होगा? इंटरेस्ट देना होगा। जनरली हमको टर्म लोन का इस पे मिलता है जब हम अपनी फिक्स एसेट, कोई मतलब सिक्योरिटीज वगैरह पे फिक्स एसेट देते हैं तो उस पे हमें क्या मिलता है? टर्म लोन मिला करता है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो भाई सिक्योरिटीज देनी पड़ेगी ना, तो आपने कोई चीज गिरवी रखी तो आपको क्या हो जाता है? टर्म लोन मिल जाता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या हमारा बच्चों? कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट हमारा शॉर्ट टर्म लोन होता है और इसमें एक चीज होती है, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए आपने लिया, 5 लाख रुपीज आपने टर्म लोन में भी लिया था, 5 लाख रुपीज आपने कैश क्रेडिट में भी लिया, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए था। और इसमें एक अच्छी चीज ये होती है कि मान लो आपको जरूरत है भी 1 लाख रुपीज की, आपने क्या किया? 5 लाख रुपए अकाउंट में है, आपने क्या किया? 1 लाख रुपए ही निकाला, तो 4 लाख रुपए तो बैंक में। तो इस लोन में कैश क्रेडिट में क्या होता है? मान लो आपने 1 लाख रुपए निकाला है, तो जो आपका इंटरेस्ट लगेगा ना वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लगेगा? 1 लाख रुपीज पे लगेगा। 4 लाख रुपीज आपके रखे ना, तो उस पे नहीं लगेगा। ये नहीं 5 लाख रुपए लिया आपका तो 5 लाख पे इंटरेस्ट लग रहा है, ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट किस पे लगेगा? सिर्फ जितना पैसा आपने विड्रॉ किया सिर्फ वो सिर्फ उस पे लगता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैश क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये जो वर्किंग कैपिटल होती है, जो बिजनेस के लिए होती है, तो आप जो सामान वगैरह खरीदते हो उस पे ये मिलता है लोन, कैश क्रेडिट। ठीक है, ये तो सेकेंड हो गया, पहला टर्म लोन हो गया, सेकेंड हमारा क्या हो गया? कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है, सबका नोट्स मैं दे दूंगा, अच्छे से देख लेना, जो नहीं आएगा पूछ लेना। ठीक है, थर्ड पॉइंट है बच्चों ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? एक फैसिलिटी होती है जो कि बैंक के जरिए से मिलती है, और सिर्फ किसको मिलती है? जिसका करंट अकाउंट होता है, जिसका बैंक में करंट अकाउंट होता है
वो ही उसी को मिलती है कौन सी फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और करेंट अकाउंट होता किसका है, करेंट अकाउंट होता है हमारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो लोग ही इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करनी होती है, डेली ट्रांजैक्शन करनी होती है, इसलिए जो बिजनेसमैन होते हैं वो कौन सा अकाउंट खुलवाते हैं, करेंट अकाउंट खुलवाते हैं। अब इसमें फैसिलिटी क्या होती है देखिएगा, मान लिए एक पर्सन है राम, एक पर्सन है श्याम, ठीक है। तो राम ने श्याम को क्या किया, 5,000 रुपीज का एक चेक दिया, कितने का, 5,000 रुपीज का चेक दिया कि जाओ और जाके निकाल लेना, ठीक है। तो राम ने कुछ सामान खरीदा श्याम से, तो राम ने श्याम से कुछ सामान खरीदा था 5,000 रुपीज का, तो राम ने क्या किया, पेमेंट कर दी चेक से। तो श्याम जब वहां पे बैंक में गया, बट राम के अकाउंट में उस टाइम 4,000 रुपीज ही थे, 4,000 रुपीज राम के अकाउंट में थे, बट राम ने क्या किया, 5,000 रुपए का चेक दे दिया। अब शाम जाएगा तो चेक क्या हो जाएगा, बाउंस होगा कि नहीं होगा, चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, बैंक क्या करता है, 1,000 रुपए जो जितना भी अमाउंट कम पड़ रहा है उतना पैसा क्या करेगा, अपनी तरफ से दे देगा, क्या करेगा, अपनी तरफ से दे देगा, ताकि जो राम की रेपुटेशन है वो खराब नहीं रह पाए। मान लो चेक बाउंस हो गया तो श्याम अगले 4 लोगों को बताएगा ना कि भाई राम का जो चेक है बाउंस हो गया, आप उसको सामान मत देना उधार में, तो इसकी रेपुटेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो बैंक क्या करता है, जो आपकी रेपुटेशन होती है उसको खराब होने से, आपकी इमेज को खराब होने से बचा लेता है। जितने बचे हुए अमाउंट है वो क्या करेगा, अपनी तरफ से दे देगा। और जब 1 दिन बाद 2 दिन बाद राम अपने अकाउंट में पैसा जमा करेगा तो वो उसमें क्या होगा, वो अपने से बैंक ने जो पैसा बढ़ा के दिया था वो पैसे कट कर लेगा विद इंटरेस्ट, जो उसकी सर्विस चार्ज होगा विद इंटरेस्ट। मान लो 50 रुपए सर्विस चार्ज हो गया तो 1050 रुपीज वो क्या करेगा, अपने तरफ जो है कट कर लेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है। और इसमें क्या होता है, बैंक अपने तरफ से कुछ पैसा दे देता है, बाद में ले लेता है। अच्छा, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि बाद में वापस ही नहीं आया, तो सबको नहीं देता है बैंक, ठीक है। बैंक जो एक भरोसेमंद इंसान होता है, जिसका देखता है कि हाँ ये पर्सन डेली ट्रांजेक्शन करता है, और ऐसा भी नहीं कि 1,00,000 रुपए दे देगा, 1,000, 2,000, 3,000 इस तरह के अमाउंट कम होगी तब करेगा, किसी का 10 लाख कम है तो ऐसा नहीं करता, ठीक है बैंक। तो समझ में आ गया, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। लास्ट क्या है बच्चों, लास्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आपके में ये बहुत छोटा सा है, शॉर्ट में बताता हूँ, हालांकि 11th में जाओगे तो बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा, पूरा एक चैप्टर है। अब इतना समझो, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है, फिर से देखो एग्जांपल समझो, यहाँ पर एक राम है एक श्याम है। श्याम ने राम से कुछ सामान खरीदा, श्याम ने राम से कुछ सामान खरीदा, और एक बिल होता है डिस्काउंट, जिसको हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। एक बिल होता है जिसमें सामान किसने खरीदा, श्याम ने खरीदा। तो बिल में क्या होता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग के पास होता है, तो श्याम ने बिल में साइन करके दे दिया अपना कि हाँ भाई 2 महीने बाद मैं पैसा तुम्हारा दूंगा, जितना कितना रुपए था, 10,000 रुपीज था, मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। तो राम क्या करेगा, 2 महीने बाद पैसे लेने जाएगा। बट इन केस कभी ऐसा हो जाता है कि राम को इन पैसों की अर्जेंट जरूरत पड़ गई, राम को इन पैसों की अर्जेंट जरूरत पड़ गई, तो शाम को कॉल किया, शाम ने बोला भैया 2 महीने बाद बोला था, 2 महीने बाद ही पैसा दूंगा। इस केस में तो राम तो फंस गया। तो जो बिल मिलता है उससे क्या फायदा होता है, राम क्या कर सकता है, जो ये बिल मिला है ना, ये वाला बिल जो उसने साइन करके दिया था, राम इस बिल को ले जाएगा कहां पे, बैंक में। कहां ले जाएगा, बैंक में। और जो 10,000 रुपए था ना, तो बैंक बोलेगा हाँ ठीक है, बिल एक भाई मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, तो बैंक इसके बदले में आपको पैसा दे सकता है। तो ये बिल किसको दे देगा, बैंक को दे देगा। किसको दे देगा, बैंक को दे देगा। और बैंक अपना कुछ कमीशन काट के, जैसे 10,000 रुपए था, मान लो 500 रुपए बैंक ने कमीशन काटे, 9,500 रुपीज किसको दे देगा, राम को दे देगा। किसको दे देगा, राम को दे देगा। राम का काम हो गया। अब जब 2 महीना हो जाएगा, 2 महीना बीत जाएंगे, तो शाम पैसा राम को नहीं देगा, किसको देगा, बैंक को देगा। जिसके पास बिल होगा उसको पैसा देगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एक्सचेंज का मतलब होता है, क्या होता है, ऐसा केसेस जब आपको अर्जेंट नीड हो और आपके पास बिल हो, तो उस बिल की जगह पे बैंक क्या करता है, खुद से पेमेंट कर देता है, ठीक है। बैंक क्या करता है, खुद से पेमेंट कर देता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। नोट्स में मैंने लिखा है, बहुत इजी लिखा है, देखिएगा, कुछ डाउट रह जाएगा पूछ लीजिएगा, बता दूंगा। आई थिंक बट समझ में आ गया होगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक था बच्चों, जो कि कवर हो गया है
इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। उसके अलावा बहुत से टॉपिक हैं, आप सोच रहे होंगे नहीं पढ़ाया सर ने, बट आप एक बार जाके एसएससी का सिलेबस देखिएगा। जितना टॉपिक आपके सिलेबस में आ रहा है मैंने उतना ही पढ़ाया है। जो नहीं आ रहा है उसको पढ़ने का कोई रीजन ही नहीं है। 11th में जाना और अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो इतना देखो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी पढ़ सकें। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे रिक्रूटमेंट चैप्टर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।